ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग? घर में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। थैंक्स गॉड कि आप स्कूल में भी अल्टरनेटिव डेज़ में आ रहे हैं। और आप जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड टर्म हम स्मार्ट सिलेबस के साथ पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेसन में चैप्टर 8 का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट वाज डाइजेशन इन ह्यूमंस। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। उससे पहले मैंने आपको कहा था डाइटरी फाइबर्स के बाद वाले टॉपिक नहीं हैं स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है बेटे। उसके बाद 157 पेज से हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि ह्यूमंस में डाइजेशन की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। तो अगर सेल्स की नीड देखें, हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं और उन सेल्स की नीड हैं अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स फॉर देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर देयर एनर्जी प्रोसेस दे रिक्वायर दीज मटेरियल्स। लेकिन एनवायरनमेंट में यही मटेरियल्स जो हैं इस फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। बल्कि these amino acids are the components of proteins, simple sugars are occur in the form of polysaccharides, while fatty acids are the components of lipids, right? तो अब यहाँ पे ज़रूरत ये है कि जब ह्यूमन बॉडी इस फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी में ले जाती है तो वहाँ पे कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमने 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हुए देखे थे। मुंह में बाइट लेकर जाने तक, डाइजेशन और बॉडी का हिस्सा बनने तक कितने स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन, इन अंदर, जेशन टेकिंग इन फूड इन द बॉडी। जब हम मुंह में ओरल कैविटी में बाइट रखते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ नेम्ड एज इंजेशन, ठीक है बेटे। उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है इंजेशन के फ़ौरन बाद, दैट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, ताकि उनको इस फॉर्म में लाया जाता है ताकि बॉडी में सेल बाय सेल वो लेके जाए जा सके। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दिस प्रोसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। डाइजेशन के बाद बेटे थर्ड स्टेप था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स कि वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुकी है, सिंपल सब्सटेंसेस में आ गई है, दैट विल बी टेकन इनटू द ब्लड। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज़ लिम्फ, लिम्फ में या ब्लड में उस फूड को लेके जाएंगे। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस फूड, डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड लिम्फ इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जब ब्लड में चली जाती है तो अगला स्टेप होगा बेटे, फोर्थ वन स्टेप है असिमिलेशन। असिमिलेट करना होता है कुछ तैयार करना, सिंथेसाइज होना। तो यहाँ पे असिमिलेशन क्या हो रही है? वो फूड जो डाइजेस्ट हो गई, जो एब्जॉर्ब हो गई, अब उसको लेके जाएंगे, अब उस मॉलिक्यूल्स को, उन सिंपल सब्सटेंसेस को बॉडी अगेन यूज़ करेगी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स ब्लड के ज़रिए से जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाएंगे, दैट अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक अगेन द प्रोटीन ऑफ द बॉडी। दिस इज़ नेम्ड एज असिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद लास्ट स्टेप है दैट इज़ डेफिकेशन।
डेफिकेशन, ये शॉर्ट टर्म्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन डेफिकेशन। पहले तो डेफिकेशन देख लेते हैं क्या है। डेफिकेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें, क्योंकि आप ये भी याद रखिएगा कि सारे के सारे फूड सब्सटेंसेस जितने भी हैं वो ब्रेक नहीं होंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सारे जो हैं वो यूज़फुल नहीं होंगे, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और कुछ फूड अनडाइजेस्टेड भी रह जाएगी। दैट अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट सब्सटेंसेस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से उनको रिमूव किया जाता है। दैट इज़ टर्म्ड एज डेफिकेशन, डेफिकेशन। और ये जो 5 टर्म्स आपकी बुक में उन्होंने हेडिंग्स के साथ एक एक दो लाइंस में डिफ़ाइन की हुई हैं बच्चों, यू हैव टू मार्क देम एंड लर्न देम एज इन बोर्ड। दो कोई सी डेफिनेशंस इनमें से डिफ्रेंशिएशन में पूछी जा सकती हैं या कोई एक टर्म भी आ सकती है, दोनों सूरतों में क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो बेटे उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम हमने दिया था एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ दिस एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ लॉन्ग ट्यूब। क्या करती है ये बेसिकली किन किन ऑर्गन से मिलकर बने हैं इसके सिस्टम में, इस सिस्टम में ऑर्गन्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑरल कैविटी, देन फेरिंग्स, एसोफेगस, देन एसोफेगस इज़ ऑल्सो नेम्ड एज फूड पाइप, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। फूड पाइप के बाद है बच्चों स्टमक, स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। ये थे ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन डाइजेशन। इसके साथ ही बच्चों कुछ ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस को अपने केमिकल्स के ज़रिए से ख़ास किस्म की केमिकल सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर देती हैं बाय डिफरेंट मीन्स। और दीज ग्लैंड्स आर लिवर है सबसे बड़ा ग्लैंड। उसके बाद बेटे लिवर के बाद सेकंड वन आ जाता है पेंक्रियास है, और सबसे कॉमन और फेमिलियर जिसे आप वाकिफ़ हैं दैट इज़ द सिलाइवा फ्रॉम द 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। अब बच्चों हम इन ऑर्गन्स को स्टडी करना शुरू करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। आप ये समझ लो कि एक निवाला है, एक बाइट है जिसके अंदर रोटी का एक टुकड़ा है। आप फ़र्ज़ कर लो कि दैट पीस ऑफ ब्रेड इज़ द containing or the source of starch and the mutton inside the bite, जो मटन का टुकड़ा है that is the example of proteins, और उसके साथ थोड़ी सी फैट्स भी हैं, ठीक है। हमारी बॉडी उस बाइट को, उस निवाले के अंदर जो प्रोटीन है, जो स्टार्च है और जो लिपिड्स हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि हमने मुंह में ऑरल कैविटी में निवाला रखा है, तो ऑरल कैविटी क्या है, कैसे इसका काम शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी इज़ द स्पेस बिहाइंड द माउथ। अगर आप माउथ ओपन करें तो खाली जगह है, वो खाली जगह जिसके अंदर टंग भी है, टीथ है और जहाँ पे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ नेम्ड एज ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी क्या है? स्पेस बिहाइंड माउथ। और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट वन इज़ फूड सिलेक्शन, खुराक को सिलेक्ट करना। एक बज़ाहिर तो मुंह में सारी फूड ने एकदम से नहीं चले जाना, बाइट बाय बाइट जाना होता है, लेकिन उस बाइट की सिलेक्शन भी ऑरल कैविटी पे डिपेंड करती है। यानी कि आपके मुंह में जो निवाला गया है, अगर उसमें मटन का टेस्ट अच्छा नहीं है तो आपकी टंग उस टेस्ट को डिटेक्ट कर लेगी और उस बाइट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी मुंह से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह अगर फूड के अंदर कोई डर्ट पार्टिकल आ गया है, उसके अंदर कोई बैड स्मेल है, स्मेलिंग ऑर्गन्स जो हैं हमारे नोज़ और विजन जो हमारी आइज़ हैं, ये सब ऑर्गन्स भी उस बाइट को देख के पता चलाते हैं वेदर दिस बाइट इज़ फ्रेश और नॉट एबल टू ईट, खाए जाने के काबिल नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ नेम्ड एज फूड सिलेक्शन।
फूड सिलेक्शन के बाद सेकेंड स्टेप इज़ नेम्ड एज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होती है बच्चों? मैस्टिकेशन चिविंग ऑफ फूड, चिविंग या फूड का चबाना या ग्राइंडिंग करना, ये किसके ज़रिए से हो रहा है? दिस इज़ अकर्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ दांतों के ज़रिए से ऐसा ये हो रहा है। क्यों खुराक को चबाया जाता है? आपने देखा है, आप सेवरल टाइम एक बाइट जो आपके मुंह में होती है उसको सेवरल टाइम चबाते हो और फिर उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हो, फर्दर अगले पार्ट में आपको लेके जाने में, निगलने में आसानी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि बेटे अगर आप बाइट को निगलने की, स्वेलोइंग करने की कोशिश करोगे तो वो निगली भी नहीं जाएगी। उसको निगलने के लिए या अगले पार्ट्स तक मूव करने के लिए ज़रूरी है कि वो बाइट कन्वर्ट कर दी जाए इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। और दूसरी बात ये, क्योंकि इस बाइट के ऊपर हमारे बॉडी में मौजूद एंजाइम्स ने काम करना है, डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे टू ब्रेक दिस बाइट, तो वो एंजाइम्स भी उसी वक्त काम कर पाएंगे जब उसके ऊपर जो बाइट है उसका साइज़ छोटा हो चुका होगा, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। मैस्टिकेशन के बाद बच्चों थर्ड स्टेप है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। लुब्रिकेशन दैट इज़ द सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड बाइट, वाइल केमिकल डाइजेशन थोड़ी सी डाइजेशन भी यहाँ पे हो जाएगी। अब ये कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, हमारे मुंह में, हमारी ऑरल कैविटी में के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? 3 पेयर्स पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जो ज़ुबान के नीचे हैं, जॉस के पास हैं और ईयर्स के पास हैं, ठीक है। ऑरल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा जिसको उर्दू में थूक कहते हैं। दिस सलाइवा ऑल्सो कंटेन वाटर, म्यूकस एंड an enzyme which is named as amylase, salivary amylase। amylase आगे भी प्रोड्यूस होना है। यहाँ पर हम amylase को salivary amylase के साथ एसोसिएट करेंगे क्योंकि this enzyme contain inside the saliva, इस वजह से इसको हम salivary amylase का नाम दे रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये जो वाटर और म्यूकस है ये लुब्रिकेशन का काम करेगी, फूड पार्टिकल्स को सॉफ्ट बना देगी, दैट इज़ लुब्रिकेशन। और जो सलाइवरी अमाइलेज है ये थोड़ी सी डाइजेशन, सेमी डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा सा जो स्टार्च है हमारी बाइट के अंदर रोटी की सूरत में, टुकड़े की सूरत में, उस स्टार्च को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। बेटे हमने मुंह में ऑरल कैविटी में बाइट रखी थी, अब जब सलाइवा उसमें ऐड हो गया, उसकी मैस्टिकेशन हो गई है, उसको चबा लिया गया है। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, केमिकल डाइजेशन एंड लुब्रिकेशन, जब ये प्रोसेस हो जाएगा दैट बाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस। छोटे से स्लिपरी मीन्स स्लिप होने वाला है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवा ऐड हो चुका है। स्फेरिकल मैस है और जिसको टंग पुश करेगी अगले हिस्से की तरफ। नाउ इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज बोलस। बोलस बाइट को अब इस स्टेज पर हम नाम दे देंगे बोलस का। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेरिंक्स एंड एसोफेगस। ये क्या होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका क्या रोल है। फेरिंक्स बेसिकली फूड जब हमारे मुंह में होती है तो बोलस, अब हम कह चुके हैं ऑरल कैविटी में, मैंने इसलिए ऑरल कैविटी को बताया कि हम उसको अब नेक्स्ट फेरिंक्स के साथ एसोसिएट कर सकें। बेटे जब बोलस मुंह के अंदर होता है तो टंग उसको पुश करता है। आपको पता है टंग के ऊपर जो मुंह की ऑरल कैविटी की जो छत है दैट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज पैलेट। आगे आप ज़ुबान के साथ उस पैलेट को महसूस करो। आगे वाला हिस्सा सख्त होता है, आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा ऑन द अबव ऑन द टंग, ये जो है हार्ड पैलेट है। और हार्ड के साथ ही पीछे की तरफ अगर आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमा के देखें तो यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट भी पाया जाता है, पैलेट जिसको तालू कहते हैं। बेटे जब ये टंग मूव करेगी बोलस को
टंग बोलस को मूव करेगी टूवर्ड्स द फूड पाइप की तरफ तो पहले बाद में जाएगा. दिस वन इज़ द पैसेज वे that is named as muscular passageway that is named as pharynx. ये है बच्चों pharynx. pharynx बेसिकली एक हलक के अंदर या गले के अंदर एक ऐसा मस्कुलर पैसेजवे है जो कि रास्ता है दोनों के लिए, खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी. जब आप सांस लेते हो तो नोज से एयर भी तो जाती है ना बेटे. इसी तरह से यहाँ से फूड ने जब बोलस की फॉर्म में मूव करना है तो ये भी फेरिंक्स से पास करके आगे की तरफ जाएगी. तो जब टंग पुश करेगी बोलस को तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, पैलेट का जो पिछला हिस्सा होता है सॉफ्ट पैलेट, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और पीछे की तरफ हो जाएगा. ऊपर उठना रेस्ट अबव एंड रेयर, और ऊपर की तरफ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ताकि यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बन जाए. वो स्पेस किस लिए बनी है? टू पुश द फूड टुवर्ड्स द फेरिंग्स. ठीक है, उस फूड को पुश करेगा ये फेरिंग्स की तरफ. और याद रखिएगा कि ये जो फूड पुश की जा रही होती है ये टोटली इनवॉलंटरी एक्शन होता है जब जुबान हमारी उसको पुश कर रही है टुवर्ड्स द फेरिंग्स. क्योंकि अब आपको पता है ये सांस की नाली है, विंड पाइप, ट्रैकिया है, इसको यहाँ पे एज इट इज़ इंडिकेट किया जा रहा है. और दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया जिसको ग्लॉटिस कहते हैं. एंड दिस इज़ द एसोफेगस, फूड पाइप है जहाँ पे फूड ने एंटर होना है. अब बच्चों नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म भी रखा है, जब ये ऊपर की तरफ उठता है ना तो यहाँ पे हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स. एक तो बाहर की तरफ नॉस्ट्रल्स हैं, एक अंदर की तरफ नॉस्ट्रल्स होते हैं. उन नॉस्ट्रल्स को इस पैलेट के ज़रिए से क्लोज कर दिया जाता है फॉर द टाइमिंग, चंद लम्हों के लिए, कि बाइट का पैसेज जो है आसान हो जाए और ऊपर से हवा एंटर ना हो. और उसी वक्त जब ये फूड अंदर जा रही है फेरिंक्स से टुवर्ड्स एसोफेगस, तो बच्चों आपको ये एक टिश्यू नज़र आ रहा है एपिग्लॉटिस ऑन द टॉप ऑफ ट्रैकिया. एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस is a flap of cartilage tissue, is a flap of cartilage tissue. और अमूमन ये इस तरह से यहाँ पे पाया जा रहा है. एंड दिस एपिग्लॉटिस क्या है? कार्टिलेज टिश्यू का एक फ्लैप है, एक लिड है. जबकि ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज द नैरो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया. जो ट्रैकिया की ओपनिंग है बच्चों उसको हम कहेंगे ग्लॉटिस. यहाँ पे आप ये समझ लो ये ट्रैकिया जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से मिलकर बना है, मैं बस इस पाइप को दिखा रही हूँ. तो ये जो इसकी ओपनिंग है, दिस इज नेम्ड एज द ओपनिंग ऑफ द, दिस वन इज नेम्ड एज ग्लॉटिस. ये क्या है? ग्लॉटिस है. ठीक है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं दिस वन इज द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू. बच्चों आपको ये बताने का एक ख़ास पर्पज़ है यहाँ पे. दिस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू इज नेम्ड एज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस. बच्चों जब हमारी फूड को या बोलस को टंग पुश करता है टुवर्ड्स फेरिंग्स, तो उस वक्त ये जो एपिग्लॉटिस है ये मूव करके इस तरह से हॉरिजॉन्टली, एक जैसे एक ढक्कन होता है, एक लिड होती है जो किसी सुराख को बंद कर देती है, इसी तरह से ये जो एपिग्लॉटिस है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू है, ये फ़ौरन से बेशतर अभी ये इस तरह से ये मूव करके ये हमारे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग जो है ग्लॉटिस, इसके ऊपर इस तरह से ये मूव करके आ जाएगा. इस तरह से थोड़े से टाइम के लिए ऐसा होता है टू क्लोज द ग्लॉटिस ऑफ द ट्रैकिया. क्यों? ताकि फूड पास करे
फ्रॉम फेरिंग्स टूवर्ड्स द एसोफेगस। ठीक है बेटे, अब देखिए क्योंकि दोनों ओपनिंग साइड बाय साइड पड़ी हैं, आगे ट्रैकिया है, पीछे फूड पाइप है, एसोफेगस है। अब नेचर ने फूड को प्रिवेंट करने के लिए कि फूड जो है सांस की नाली में ना चली जाए, आप देखें आपको खाना खाते हुए बोलने से मना किया जाता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्टेप इन द सुन्नत कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप बोले नहीं, बोलते हुए आपका जो लिरिंग्स है, जो आपका वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट स्टार्ट कर देगा और ये जो एपिग्लॉटिस है वो एक साइड पे हो जाएगा। हो सकता है उस टाइम पे ट्रैकिया खुल जाए और सम टाइम आप खाना खाते खाते आपको लगता है कि आपका सांस रुकने लग गया है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ फूड जो होती है वो उस वक्त यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रुकावट और सांस लेने में मुश्किल पेश आने लग जाती है। लेकिन ऐसा बहुत थोड़े टाइम के लिए अगर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तो उनको तो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो फूड बहुत ज़्यादा ट्रैकिया की तरफ आती है। अच्छा बेटे, अब फेरिंग्स मैंने आपको बताया है, फेरिंग्स यहाँ पे हमारी बुक में उन्होंने बताया तो कुछ नहीं है, ये एक जस्ट मस्कुलर पैसेज वे है। ये क्या है? मसल से मिलकर बना हुआ एक रास्ता है, मस्कुलर पैसेज वे कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। हवा और खुराक के लिए ये रास्ता है। आप याद रखिएगा कि ये रास्ता जो है हवा को भेजेगा नेज़ल कैविटी से टूवर्ड्स द ट्रैकिया और फूड को भेजेगा एसोफेगस की तरफ। ठीक है, अब ये याद रखने हैं आपने कि जब ट्रैकिया जब एसोफेगस में फूड जाती है तो ट्रैकियल ओपनिंग जो है एपिग्लॉटिस के ऊपर, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है दैट इज ग्लॉटिस, दैट इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब बच्चों जब फूड आती है फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ, एसोफेगस जो कि फूड पाइप भी है, इसको आप अर्ली क्लासेस में फूड पाइप के नाम से पढ़ चुके हैं। ये ख़ास किस्म के सॉफ्ट मसल से मिलकर बनी होती है फूड पाइप, और इसकी हमारी बॉडी में लेंथ है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारी बॉडी में एसोफेगस पाई जाती है। राइट, अब फूड आ जाएगी एसोफेगस में, एसोफेगस में आ गई है। याद रखिएगा ओरल कैविटी में लुब्रिकेशन हुई है, मेस्टिकेशन हुई है, बाइट इज कन्वर्टेड इनटू बोलस, लेकिन यहाँ पर फेरिंग्स और एसोफेगस में कोई भी ख़ास काम फूड के ऊपर नहीं होगा। फूड ने सिर्फ यहाँ से टंग के एक्शन से यहाँ से फेरिंग्स और फेरिंग्स से एसोफेगस में आ जाना है। ठीक है, और ये कि ये टंग जो है वो पहले तो ये एक्शन जो है वॉलंटरी होता है टंग के साथ, मर्ज़ी के साथ, फिर वो इनवॉलंटरी हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो एसोफेगस है इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बच्चों ये साइड बॉक्स में इसकी लेंथ गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम्स में सेवरल टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बेटे मैं ये बता दूं कि फेरिंग्स और एसोफेगस दोनों में फूड की डाइजेशन का कोई एज इट इज़ काम नहीं होना है। वो जो फूड डाइजेस्ट हुई थी स्टार्च इनसाइड ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी में जो सलाइवरी अमाइलेज ऐड हुआ था, सलाइवा से अमाइलेज ने स्टार्च की ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सलाइवा यहाँ पर भी शामिल है, ऑरल कैविटी से ऊपर से शामिल हो के आया हुआ है ना, तो वहाँ पे जब ये फेरिंग्स और एसोफेगस में से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे भी स्टार्च की ब्रेकिंग डाउन हो रही होगी विद द एक्शन ऑफ सलाइवा, बस और कोई काम नहीं होगा। और यहाँ से फूड ने फेरिंग्स और फेरिंग्स ने फ़ौरन से बेशतर इसको पास करना है एसोफेगस की तरफ। और याद रखिएगा कि ये जो एसोफेगस है ये मसल्स जो एलिमेंट्री कैनाल वॉल के मसल्स होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बड़े ही प्रॉपर मैनर से होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना मसल्स का, सिकुड़ जाना,
और रिलैक्स होना मीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, ठीक है। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, दीज आर द स्मूथ मसल्स। और ये मसल्स स्मूथ मसल्स आप पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ मसल्स, टाइप ऑफ टिश्यूज़, उसमें हमने पढ़ा था कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों ये स्मूथ मसल्स क्या काम करते हैं? ये हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से हट के सिर्फ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाई जा रही है। हेयर द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए, दीवार के अंदर ही कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिकुड़ गए हैं, और कुछ रिलैक्स्ड हुए हुए हैं। दिस वन आर द रिलैक्स्ड मसल्स, ये रिलैक्स्ड मसल्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मसल्स हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल। और इसी वजह से ये जो फूड पार्टिकल है, दिस वन इज द फूड पार्टिकल, राइट बच्चों। ये फूड मूव करेगी ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डाउनवर्ड। कहाँ से? ऑरल कैविटी से नीचे फेरिंक्स, फेरिंक्स से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और फूड को मूव करते हैं फ्रॉम ऑरल कैविटी टू द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ नेम्ड एज रेक्टम। और इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टॉलिसिस। पेरिस्टॉलिसिस बच्चों ये वो प्रोसेस है जो हमारी फूड को मूव करता है। पेरिस्टॉलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पेरिस्टॉलिसिस क्या है? इज द कॉन्ट्रैक्शन and relaxation. You can see in this diagram, contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal. Due to peristalsis, food move from oral cavity to रेक्टम, ऑरल कैविटी से रेक्टम की तरफ जाती है। जी बेटे, हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ फिरिंक्स एंड एसोफेगस में स्वेलोइंग एक्शन पढ़ा है, निगलने का अमल कैसे होता है, और उसके बाद हमने पेरिस्टॉलिसिस को देखा। ठीक है, तो स्वेलोइंग होते हुए क्या होता है, हमने एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के बारे में पढ़ा कि देयर इज़ अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट along the glottis is named as epiglottis, while glottis is the narrow opening of trachea. ये दो definition several time short में पूछी जा चुकी हैं, difference between epiglottis and glottis. ठीक है बेटे, उसके बाद हमने ये कहा कि फूड जब मूव करती है तो उस टाइम पे जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं ड्यू टू सॉफ्ट पैलेट, ये ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, और ऊपर उठने के साथ ही ये पीछे की तरफ हट जाता है, जिससे स्पेस इतनी बन जाती है कि फूड मूव करके आ जाए टूवर्ड्स द फेरिंक्स एंड देन टूवर्ड्स द एसोफेगस। यहाँ पे फूड की प्रिवेंशन को रोकने के लिए
एक बहुत ही बड़ी एडॉप्टेशन है एपिग्लॉटिस की फॉर्म में ऑन द टॉप ऑफ ट्रैकिया, जो कि इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर इसको क्लोज कर देगी और फूड का पैसेज हो जाएगा आसानी से टूवर्ड्स द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो कि फूड पाइप भी कहलाती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ मार्क करना है आपने। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि फेरिंग्स और एसोफेगस दोनों ही में फूड के ऊपर कोई काम नहीं होता, सिर्फ फूड को पास किया जा रहा होता है। हाँ, जो सलाइवा ऊपर से ऑरल कैविटी में ऐड हुआ होता है वो सलाइवा, क्योंकि उसके अंदर अमाइलेज होता है, वो उस वक्त स्टार्च को डाइजेस्ट थोड़ा थोड़ा करके कर रहा होता है। ये प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा होता है बिकॉज सलाइवा इज़ प्रेजेंट स्टिल हेयर, तो फूड को पास होके आगे की तरफ चले जाना है। अब यहाँ पर एक स्टेप बता रहे हैं, एक प्रोसेस बता रहे हैं, दैट इज़ पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस क्या है? हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में या पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो इंटरनल वॉल्स हैं, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हैं, उनके अंदर ख़ास मैनर्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑरल कैविटी टू रेक्टम। यही वो प्रोसेस है जो कि फूड को मुंह से फेरिंग्स, देन एसोफेगस, देन नेक्स्ट पार्ट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक मूव करेगा। बच्चों, क्या होगा अगर ये पेरिस्टोलिसिस का एक्शन रिवर्स हो जाए? तो अगर पेरिस्टोलिसिस ही वो प्रोसेस है जिसे फूड डाउनवर्ड मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट दिखाई जा रही है डाउनवर्ड, एरोस मार्क किए गए हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फूड ऊपर से नीचे की तरफ, ऑरल कैविटी से नीचे की तरफ जा रही है। और अगर पेरिस्टोलिसिस रिवर्स हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा? वहाँ पर वॉमिटिंग की सूरत में कंडीशन हो सकती है। वॉमिटिंग हो सकती है क्योंकि फूड वापस ऑरल कैविटी में आएगी और वो एक इस कंडीशन में होगी जिससे कि वॉमिट होने का ख़तरा होता है। ठीक है बेटे, ये था आज का हमारा टॉपिक। ऑरल कैविटी के साथ ही ये लिंक है। ऑरल कैविटी भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिरिंग्स एंड एसोफेगस भी बोर्ड में एक से दो बार लॉन्ग आ चुका है। हाउ स्वेलिंग एंड पेरिस्टोलिसिस अकर इन फिरिंग्स एंड एसोफेगस। तो आपको ये ऑरल कैविटी की डायग्राम भी बनानी होगी, इसमें ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और पेरिस्टोलिसिस भी बताना होगा। और साइड बॉक्स में उन्होंने MCQ दिया है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एसोफेगस होती है, इसको आप मार्क करेंगे फॉर MCQs। बच्चों, इसके बाद शॉर्ट मार्क करेंगे लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, इससे पहले आप एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस उन्होंने ऊपर पैराग्राफ में इकट्ठी फॉर्म में ही लिख दिया है, उसके अंदर ही उस टर्म को बताया है, लेकिन कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं किया हुआ। यू कैन डिफाइन हेयर इन दिस वे। एपिग्लॉटिस क्या है? फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ठीक हो गया। एंड ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज़ द नैरो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ये दोनों डेफिनेशंस आप खुद से बुक के ऊपर लिख लें ताकि अगर आपको एग्जाम्स में पूछी जाए तो आप लिखने के काबिल हो जाएं। क्या? एपिग्लॉटिस इज़ अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ग्लॉटिस क्या है? इज़ द नैरो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। जी, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में पेरिस्टोलिसिस को डिफाइन किया गया है। बच्चों, इसके साथ आपने पेरिस्टोलिसिस के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की डायग्राम दी गई है उसको भी ज़रूर ड्रॉ करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पेरिस्टोलिसिस सेवरल टाइम आ चुका है, और जब आप ये छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो इट विल मेक योर इम्प्रेशन वेरी गुड। उससे आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब आपने क्या इसमें डेफिनेशन लिखनी है? उन्होंने फंक्शन पेरिस्टोलिसिस का पहले बता दिया और डिफाइन बाद में कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि बुक वाला आपने लिखना है, लेकिन स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन से। क्या? पेरिस्टोलिसिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन in the smooth muscles of alimentary canal walls.
ठीक है, ये है पेरिस्टोलिसिस। और उसके बाद बेटे आपने इसका फंक्शन बाद में बताना है, जो पहले सेंटेंस में बता दिया गया है, पेरिस्टोलिसिस मूव फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। आप साइड बॉक्स को भी ज़रूर टॉपिक का हिस्सा बनाया करें, क्योंकि जो साइड बॉक्सेस होती हैं बेटे वो इन्फॉर्मेशन होती है जो टॉपिक से रेलिवेंट है। जैसे यहाँ पे एसोफेगस की लेंथ को उन्होंने टॉपिक के अंदर डिस्कस करने के बजाय साइड बॉक्स में बता दिया है, हाईलाइटेड फॉर्म में बता दिया है, ताकि आपको उसका एमसीक्यू भी याद रहे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग आ रहा है तो आप उसमें भी लिखने के काबिल हो सके। ठीक है बेटे, इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टमक का, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।